खुफिया दुनिया, एक ऐसी जगह जहां सच और अफवाहों के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। पर्दे के पीछे एक ऐसी शख्सियत छुपी है जिसके आसपास रहस्य और खतरे का एक बेहद गहरा साया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सोर्स मटेरियल्स के जरिए इस मास्टर स्पाई के रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दुश्मन के इलाके में लगातार 7 साल, खतरनाक आतंकियों के बीच बैठकर उनके राज निकालना और देश की सुरक्षा का एक शैडो आर्किटेक्ट बनना। ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लगती, पर यह एक ऐसी असली दुनिया का इशारा है जहां एक छोटी सी गलती का सीधा नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। तो सवाल ये है, आखिर अजीत डोवाल हैं कौन और क्या वो वाकई में भारत के सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं? उनके इस शानदार करियर और उनसे जुड़ी उन हजारों कहानियों के बीच के सच को परखना ना सच में बेहद दिलचस्प है। आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला ऑफिसर हमारी खुफिया स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इस सस्पेंस की शुरुआत होती है 1968 में। उत्तराखंड में जन्म और केरला कैडर में एक साधारण आईपीएस ऑफिसर के रूप में उनकी एंट्री होती है। लेकिन 1970s आते आते उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होना और 80s के शैडो ऑपरेशंस में उतरना ये साफ दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल शांत दिखने वाला ऑफिसर धीरे धीरे हमारे खुफिया विभाग की रीढ़ की हड्डी बन रहा था। अब चलते हैं 1970s की तरफ, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया बुरी तरह जल रहा था। मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया था और यहीं पर शुरू होता है उनका पहला बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन। विद्रोहियों के ठीक बीच में जाना, उनका विश्वास जीतना और सबसे बड़ी बात, लालडेंगा के कमांडर्स को बिना एक भी गोली चलाए सरेंडर के लिए मना लेना। सीरियसली, ये एक ऐसी टैक्टिकल मास्टर क्लास थी जिसने आगे चलकर मिजोरम पीस अकॉर्ड की नींव रखी। लेकिन मिजोरम तो महज एक ट्रेलर था। देश के अंदर के हालात संभालने के बाद अब आगाज होने वाला था इंटरनेशनल एस्पियोनाज की उस टेरिफाइंग दुनिया का। एक ऐसी डीप कवर दुनिया जहां आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई बैकअप नहीं। असली जिंदगी और मौत का जो गेम है ना, वो अब दुश्मन की जमीन यानी पाकिस्तान में शुरू होने वाला था। सोचिए उस लेवल के स्ट्रेस को। इस्लामाबाद के माहौल में बिल्कुल अपनी पहचान छुपाकर भेष बदलकर रहना, वहां की सोसाइटी में इस तरह घुल-मिल जाना जैसे वहीं के हो, और बिल्कुल फ्लॉलेस उर्दू बोलना। दावे किए जाते हैं कि उन्होंने इस डीप डिस्गाइज में लगभग 7 साल दुश्मन की जमीन पर बिताए, यहां तक कि वहां के परमाणु प्रोग्राम पर भी नजर रखी। ये सारी बातें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? पर रुकिए, खुफिया दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ सच और अफवाह के बीच हमेशा एक बहुत मोटा पर्दा होता है। हमारे सोर्सेज में 2 बिल्कुल अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ वो माइंड ब्लोइंग लेजेंड्स हैं जो उनके पाकिस्तान वाले वक्त को किसी स्पाई थ्रिलर जैसा बनाते हैं, परफेक्ट डिस्गाइज, न्यूक्लियर सीक्रेट्स वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी चेक भी है। इनमें से बहुत सी कहानियां ऑफिशियली कभी वेरीफाई नहीं हुई हैं। कई सीनियर जर्नलिस्ट्स ने इन क्लेम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया है। तो ये बैलेंस ध्यान में रखना जरूरी है। अब कहानी थोड़ा आगे 1988 की तरफ मुड़ती है। पंजाब में हालात बेहद नाजुक थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकियों ने कब्जा कर रखा था और देश के ऊपर एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी ट्रेजेडी का खतरा मंडरा रहा था। पूरा देश सांस रोके बैठा था। इस वक्त सेना को अंदर अटैक करने के लिए बिल्कुल सटीक, एक्टिव, टैक्टिकल इंटेलिजेंस की जरूरत थी, वरना नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। और इस क्राइसिस के बाद उन्हें मिलता है कीर्ति चक्र, जो कि भारतीय सेना का एक बेहद बड़ा सम्मान है। ये शौर्य, साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है, और वो भी वॉर जोन यानी फील्ड ऑफ बैटल से दूर की गई बहादुरी के लिए। ये सम्मान अजीत डोवाल को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनके रोल के लिए दिया गया। लेकिन आखिर उस वक्त मंदिर के अंदर हुआ क्या था? यहाँ भी सोर्सेज में 2 बिल्कुल अलग दावे टकराते हैं और हमें दोनों को इम्पार्शियलिटी से देखना होगा। ऑफिशियल हीरोइक नैरेटिव कहता है कि वो एक आईएसआई लिंक्ड एजेंट का भेष बनाकर मंदिर के अंदर घुसे, आतंकियों का भरोसा जीता और सेना को उनकी सारी पोजीशंस की एग्जैक्ट डिटेल दे दी। लेकिन दूसरी तरफ कैरावान मैगजीन जैसी पब्लिकेशंस और उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद कुछ जर्नलिस्ट इस पूरे नैरेटिव की स्केल पर सवाल उठाते हैं। हिस्ट्री के इस पर्टिकुलर हिस्से पर आज भी एक्सपर्ट्स के बीच एक गहरा डिबेट चल रहा है। खैर, इस पूरे एपिसोड के बारे में एक बेहद मशहूर कथन है। जहां सेना बंदूक से लड़ रही थी, वहां अजीत डोवाल दिमाग से लड़ रहे थे। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है,
क्योंकि ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक अंडरकवर फील्ड एजेंट एक मास्टर साइकोलॉजिकल टैक्टिशियन में तब्दील हो रहा था। अब ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। और इस साइकोलॉजिकल हथियार का सबसे खतरनाक इस्तेमाल कहाँ हुआ? कश्मीर इंसर्जेंसी क्राइसिस में। वहां उन्होंने एक ऐसी हाईली कैलकुलेटेड काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसने गेम पलट दिया। कुका पर्रे जैसे लोकल एसिड्स के जरिए काउंटर इंसर्जेंट ग्रुप्स को खड़ा करना और डीप लेवल नेगोशिएशंस करना। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स का यूज नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। लेकिन फिर आता है 24 दिसंबर 1999 का वो मनहूस दिन। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती है। इस घटना ने पूरे देश की सांसें अटका दी थी। जो शैडो वॉर अब तक पर्दे के पीछे बिल्कुल अंधेरे में लड़ी जा रही थी ना, वो अचानक पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। ग्लोबल स्पॉटलाइट ठीक भारत पर थी। कांदाहार के उस ठंडे टारमैक पर एक बेचैन कर देने वाली टिकिंग क्लॉक चल रही थी। टाइम लगातार निकल रहा था। 24 दिसंबर को प्लेन हाईजैक होता है, 25 को वो कांदाहार में लैंड करता है, 27 को अजीत डोवाल और उनकी टीम वहां नेगोशिएशन शुरू करती है और आखिरकार 31 दिसंबर को मसूद अजहर को छोड़ने के बदले हॉस्टेजेस को रिहा किया जाता है। वहां गुजरने वाला एक एक सेकंड किसी मौत के खौफ से कम नहीं था। देखिए, भारत अपने नागरिकों को, उन हॉस्टेजेस को जिंदा घर वापस तो ले आया, लेकिन इसकी भारी कीमत बहुत जल्द पूरी दुनिया को चुकानी थी। इस क्राइसिस का जो अंजाम निकला, खासकर मसूद अजहर जैसे आतंकी का छूटना, इसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल दिया। और ये आगे चलकर कितना खतरनाक साबित हुआ, ये अब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। तो अब हम आते हैं द मॉडर्न एरा और डोवल डॉक्ट्रिन की तरफ। ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा इवोल्यूशन है। कैसे एक सीक्रेट फील्ड एजेंट देश के सबसे पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी फिगर में बदल गया, चलिए समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बनते ही भारत की सुरक्षा नजरिए में एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट आया। क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी अप्रोच का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। ये एक ऐसी अग्रेसिव सिक्योरिटी पॉस्चर थी जहां भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा था, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्टिव ऑफेंस की नीति पर चलने को तैयार था। ये हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बन गया। तो अब सवाल उठता है, इन दो अपोजिंग व्यूज का हम क्या करें? एक तरफ वो एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है जिसने देश की सुरक्षा को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया, और दूसरी तरफ अफवाहों, रहस्यों और शैडो ऑप्स के जरिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया एक मिथ। हमारे सोर्सेज में ये दोनों पहलू बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। दोनों में से सच्चाई का पलड़ा किधर भारी है, इसका अल्टीमेट जजमेंट कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, मिथ या फिर मास्टरमाइंड? अजीत डोवाल ने परमानेंटली भारत की सिक्योरिटी हिस्ट्री को जिस तरह से रीराइट किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। एक अकेले शख्स का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर इतना गहरा प्रभाव, ये वाकई में सोचना पड़ता है कि क्या ये सब वाकई सिर्फ एक कल्टिवेटेड नैरेटिव है या फिर एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसकी बाजी आज भी इसी वक्त किसी अंधेरे पर्दे के पीछे खेली जा रही है।